हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा, आज तो मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया है ना। चलिए भाई, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव एट द जंक्शन। गुड मॉर्निंग मानसी। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव एट द जंक्शन आज का बच्चों हमारा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो रस्सियां जब बंधी होती है ना बच्चों, या दो मीडियम हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे जब वेव इंसिडेंट होती है, तो वहां पे बच्चों रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का ये क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, फंडा क्या है, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। कल मैंने बच्चों तुम्हें पावर पढ़ाया था, पावर ऑफ दी मैकेनिकल वेव। ठीक है, वहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी वहां तक नहीं है? चले भाई फिर स्टार्ट करें। तो बच्चों सपोज करो कि एक जो है, एक रस्सी है ये वाली। ठीक है, एक रस्सी हो गई ये वाली और एक होगी बच्चों ये वाली। ठीक है, दो रस्सियां हैं बच्चों ने यहाँ पे, और ये उनका जंक्शन हो गया। मान लीजिए x इक्वल टू एक्स नॉट इज दी जंक्शन। ठीक है, दो अलग अलग रस्सियां हैं बच्चों। इस वाली रस्सी की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो म्यू1 के बराबर है, इस पे स्पीड जो बच्चों v1 के बराबर है। इस वाली की बच्चों म्यू2 के बराबर है और स्पीड जो बच्चों v2 के बराबर है। एक वेव बच्चों इधर से जनरेट कर दी आपने। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे आपने एक वेव जनरेट कर दी होगी। y एट x इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम t क्या होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, यहां से आपने एक वेव जो है जनरेट कर दी। अब ये वेव बच्चों इस जंक्शन की तरफ जाएगी। जंक्शन पे जाने के बाद बच्चों यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। तो जो मीडियम, दो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे अगर कोई वेव इंसिडेंट होती है ना, तो बच्चों वहां पे एक फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो बच्चों कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वापस लौट जाएगा इसी मीडियम में, कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चों दूसरे वाले मीडियम में। ठीक है, तो जो दूसरे वाले मीडियम में ट्रांसमिट हुआ उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिटेड वेव, और जो लौट के आ गई बच्चों उसी मीडियम में, उसी रस्सी पे जो लौट के आ गई उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड वेव। इनकी इक्वेशंस क्या होंगी बच्चों, ये सारी की सारी बातें करते हैं। पहले तो ये बताओ कि जो ये जो इधर की तरफ जो वेव जा रही होगी ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई ऑफ इंसिडेंट वेव क्या होगी। तो इंसिडेंट वाली वेव की अगर इक्वेशन लिखनी है ना बच्चों आपको, वाई ऑफ इंसिडेंट वेव, तो वो होगी बच्चों ए आई साइन ओमेगा टी माइनस का एक्स अपॉन वी वन प्लस का फाई के बराबर, यही होगी ना बच्चों। तो वाई आई जो होगा बच्चों ए वन साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स प्लस का फाई, ये होगी बच्चों इंसिडेंट वाली वेव की इक्वेशन जो इस वाली रस्सी पे चल रही होगी। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, v1 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि इंसिडेंट वेव तो बच्चों इसी मीडियम में होगी ना, बस यहां तक इंसिडेंट कहलाएगी। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव है बच्चों, वहां पे स्पीड क्या है, v1 के बराबर। तो तुम्हें पता है ना कि किसी भी जगह पे किसी भी x पे अगर आपको वेव की इक्वेशन लिखनी है तो आपको क्या करना होता है, इस फंक्शन में t माइनस का एक्स अपॉन v कर देना होता है। अब बच्चों यहाँ पे दो काम होंगे, एक वेव जो है इस वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी, एक वेव बच्चों है इधर वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड कहलाएगी और ये वाली बच्चों ट्रांसमिटेड कहलाएगी। अब अगर बच्चों मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, सपोज करो ना रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो रिफ्लेक्टेड वाली जब किसी एक्स पे होगी तो बच्चों बताए जो फिनोमेना x इक्वल टू जीरो पे हुआ था वो अब यहां पे हो रहा है। पर एक चीज का ध्यान रखना, वो फिनोमेना पहले x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा है, फिर लौट के आया है कितना, x नॉट माइनस का x के बराबर। तो बच्चों जब मैं रिफ्लेक्टेड वाली वेव की इक्वेशन लिखूंगा ना, तो यहां पे रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड यूज करूंगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी वन प्लस का एक्स नॉट माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई वी वन।
प्लस का फाई, ये आएगा बच्चों हमारे पास रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन। किसी को कोई परेशानी आता है रिफ्लेक्टेड वाली इक्वेशन में? हाँ भाई, रिफ्लेक्टेड वाली इक्वेशन में परेशानी आपको, सर ये कैसे लिखा आपने? भाई जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, देखो रिफ्लेक्टेड वाली का किसी एक्स पे, मतलब एक्स तो बच्चों रस्सी का कोई पॉइंट है, हम कह रहे हैं एक रिफ्लेक्टेड वेव एक्स वाले पॉइंट पे, तो बच्चों फिनोमेना थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो फिनोमेना यहाँ पे हो रहा था वही फिनोमेना भी यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन देखो जो चीज यहाँ हुई है ना, वो पहले वो डिस्टर्बेंस यहाँ तक गया और फिर लौट के इतना आया। तो बच्चों इस जगह पे रिफ्लेक्टेड वेव, जब रिफ्लेक्टेड वेव की जब इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे कितना टाइम कंसीडर करना पड़ेगा, यहां से उस डिस्टर्बेंस को यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम हो जाएगा? पहले वो यहाँ तक एक्स नॉट डिस्टेंस चलाना, फिर एक्स नॉट माइनस का एक्स, क्योंकि एक्स तो बच्चों हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि कोई रिफ्लेक्टेड वेव है किस जगह पे, एक्स पे, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? मैं ये कहूंगा कि भाई जो चीज एक्स इक्वल टू 0 पे हुई थी ना, वो एक्स नॉट डिस्टेंस v1 स्पीड से चल के गई और एक्स नॉट माइनस का एक्स डिस्टेंस v1 की स्पीड से चल के आई है। तो इतना टाइम, जो जो इतनी डिस्टेंस चलने में जो टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम पहले x इक्वल टू 0 पे जाके देख लो। भाई रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन अगर लिखनी है किसी भी x किसी भी टाइम t पे, तो हम ये कहेंगे कि देखो जी y जो है ना, y एट x इक्वल टू 0 देखो आप कब, t माइनस का x नॉट अपॉन v1 माइनस प्लस का x नॉट माइनस का x अपॉन v2 पे। ये चेक करना है बस आपको, ये चेक करना है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वाली की अगर इक्वेशन लिखनी है ऐसे करके लिख लो, इस तरीके से। समझ में आया बच्चों? तो यही मैंने ऊपर किया है। तो रिफ्लेक्टेड वाली की जो इक्वेशन आएगी ना बच्चों, वो आ जाएगी तुम्हारे पास ए आर साइन ओमेगा टी माइनस का 2 ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स नॉट प्लस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स प्लस का फाइव। ये होगी बच्चों रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन। ये रिफ्लेक्टेड वाली की आ गई। ट्रांसमिटेड वाली की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो किसी भी एक्स पे जब ट्रांसमिटेड वेव होगी, तो पता है एक डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे जनरेट हुआ उसको पहले एक्स नॉट डिस्टेंस कवर करनी है v1 की स्पीड से, और फिर x माइनस का एक्स नॉट डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों v2 की स्पीड से। तो जो चीज यहाँ हो रही है ना, वो यहाँ पर कितनी देर बाद होगी? तो अगर मैं ट्रांसमिटेड वाली की इक्वेशन लिखूं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का एक्स नॉट डिवाइडेड बाई v1, पहले एक्स नॉट डिस्टेंस उसने v1 से चला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया होगा? फिर उसके बाद बच्चों ये डिस्टेंस होगा x माइनस का एक्स नॉट के बराबर। x माइनस का एक्स नॉट डिस्टेंस बच्चों इन्होंने v2 से चला होगा। तो ट्रांसमिटेड वेव की जो इक्वेशन आ जाएगी ना बच्चों, वो 80 साइन ओमेगा टी और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स नॉट माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी टू एक्स माइनस का एक्स नॉट। लो जी, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास इक्वेशन। सर जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी ना? नहीं, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। सेम मीडियम में होने पर बच्चों वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। सेम मीडियम है ना, मीडियम रिफ्लेक्शन के केस में सेम है ना, तो स्पीड क्यों चेंज होगी? मीडियम डिपेंडेंट होती है, सेम मीडियम में लौट के आ रही है। ट्रांसमिटेड वाली की स्पीड चेंज हुई है, कौन से मीडियम में? एक्स नॉट के आगे जाने पर। तो एक्स नॉट के आगे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक्स माइनस का एक्स नॉट के बराबर। अच्छा ये ध्यान रखना कि हम हर बार कोई एक्स ऐसे इन जनरल एक्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसमिटेड वाले के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट होगा और रिफ्लेक्टेड वाले के लिए एक्स लेस देन एक्स नॉट होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये इक्वेशंस होंगी बच्चों ट्रांसमिटेड की, रिफ्लेक्टेड की और इनकी, ठीक है। अगर मैं इनको अगले पेज पे ले जाके लिखूं बच्चों सारी की सारी इक्वेशंस को, तो इंसिडेंट वाली की जो इक्वेशन आई ए आई साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स प्लस का फाई आ जाएगी। अगर मैं बच्चों रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन लिखूं, तो ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी माइनस का 2 ओमेगा डिवाइड बाई वी वन एक्स नॉट प्लस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन एक्स
प्लस का फाई। ट्रांसमिटेड वाली की लिखूं तो ए ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइडेड बाई वी1 एक्स नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई वी2 एक्स माइनस का एक्स नॉट प्लस का फाई। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ट्रांसमिटेड वाली की सबकी इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके बच्चों हम इक्वेशन लिखते हैं, और ये इक्वेशन लिखना बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम जब तक इसकी डेफिनेशन को समझोगे ना बच्चों, क्या डेफिनेशन है कि भाई तुम्हें t इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो वाले का पता है कि x इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, कहां पे v2 होगा, रिफ्लेक्टेड वाले में v2 क्यों होगा। अरे रिफ्लेक्टेड वाली तो v2 पे पहुंची नहीं ना, मतलब सेकंड मीडियम में पहुंची नहीं ना, वो तो फर्स्ट वाले मीडियम में ही है ना, उसका तो सब कुछ फर्स्ट वाले मीडियम में ही हो रहा है। ट्रांसमिटेड वाली सेकंड मीडियम में गई है, रिफ्लेक्टेड वाली में v2 नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, तो परेशानी बच्चे यहां तक। तो परेशानी बच्चे यहां तक, ठीक है ना। अब जो ये एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होंगे बच्चों ना, रिफ्लेक्टेड वाली का ट्रांसमिटेड वाली का, इनका एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होंगे, तो अब हम ये कहेंगे कि एट जंक्शन, तो हम पहला फंडा लगाएंगे बच्चों, एट जंक्शन देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों कंटिन्यूटी होनी चाहिए। रस्सी है ना बच्चों, तो x इक्वल टू जीरो के इधर और x इक्वल टू जीरो के इधर मतलब क्या होना चाहिए, दोनों जगह पे बच्चों रस्सी का y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। अच्छा बच्चों तुम यहाँ पे ये देख रहे हो, रस इधर वाले साइड में देखो होगा क्या बच्चों को, जैसे जैसे वेव आती जाएगी ना बच्चों, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर इधर जाने लग जाएगा, एक पार्ट इधर जाने लग जाएगा। तो इधर अगर तुमसे मैं कहूँ ना, तो यहाँ पे दो वेव होंगी बच्चों, यहाँ पे दो वेव, कौन कौन सी, एक तो जो आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो अगर मैं इस जगह पे अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे इस ये वाले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मुझे दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा। किन की वजह से, वाई ऑफ इंसिडेंट वाला प्लस का वाई ऑफ रिफ्लेक्टेड वाला। और बच्चों ट्रांसमिटेड साइड में तो एक ही वेव होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों वाई ऑफ ट्रांसमिटेड वाले के बराबर होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट बच्चों जंक्शन के इधर और इधर बराबर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में दो वेव है। देखो जैसे मैंने तो बच्चों तुम्हें खैर एक पल्स बना के बनाया कि ये आ रही है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये आई है उससे ये दो बनी है, ये तीनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे बच्चों, ये आई है इससे ये दो बन के गई हैं। तो यहाँ पे पता क्या हो रहा होगा कि जैसे ये जंक्शन है, तो यहाँ पे बच्चों एक वेव आ रही है, जैसे ना ये एक वेव जैसे मान लो आई यहाँ पे ना, ये वाली सपोज करो ना, ये वेव आई यहाँ पे, इसका जो आगे वाला पार्ट है ना वो रिफ्लेक्ट भी हो गया, ट्रांसमिट भी हो गया है। तो ये जो पार्ट था ना ये ऑलरेडी कुछ इधर निकल चुका है, कुछ इधर निकल चुका है, तो इस जगह पे दो वेव होंगी, एक रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी, एक इंसिडेंट हो रही होगी। तो अगर मुझे यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मतलब इस पार्टिकल के मुझे वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी है, तो बच्चों इस जगह पे दो 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 वाइब्रेशन है, कौन कौन से, एक जो इधर चल रहा है वो वाली वेव की वजह से, और एक इधर जाने वाली वजह से। तो इस वाले पार्टिकल का बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहीं पे लगता है बच्चों सुपरपोजिशन। जब एक ही पार्टिकल पे दो वेव होती है ना बच्चों, तो हम वो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम जो पढ़ के आए हैं ना, कि उस पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन क्या हो रहा होगा, वो हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं, जैसे वाई आई प्लस वाई आर, ये यहाँ का इस जगह का डिस्प्लेसमेंट होगा। और ट्रांसमिटेड साइड में तो एक ही वेव है, तो इज इक्वल टू वाई टी। ये बच्चों इस तरीके से हम जो है करते हैं, ठीक है। तो वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू वाई टी, और ये कहां पे लगाना है बच्चों, एट जंक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो बच्चों वाई आई में एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास ए आई साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन एक्स नॉट प्लस का फाइव। वाई आर जो होगा बच्चों, एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर दो, यहाँ पे एक्स नॉट, तो देखो ये हो जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई वी वन इंटू एक्स नॉट प्लस का फाइव, और ये बराबर होना चाहिए बच्चों ए टी साइन, अब यहाँ पे एक्स नॉट पुट कर दो, देखो ये कट जाएगा ओमेगा टी माइनस का
ओमेगा डिवाइड बाई V1 एक्स नॉट प्लस का फाई। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को एक रिलेशन आ रहा है मेरे समझ में, AI प्लस AR इज इक्वल टू AT होगा। ये रिलेशन समझ में आया बच्चों आपको? कहां से आया? मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दी एट जंक्शन। तो जंक्शन के लेफ्ट साइड में और जंक्शन के राइट साइड में बच्चों मैंने जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट बराबर किए ना, लेकिन ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में दो वेव है इसलिए उनका सुपर पोजिशन करा के मैंने वाई कोऑर्डिनेट लिखा है, और दूसरी साइड में एक ही वेव है बच्चों तो उसका सीधा लिखा है, लेकिन जंक्शन पे लिखा है x इक्वल टू एक्स नॉट पुट किया है वैल्यूज में, तब जाके इस साइन वाला फंक्शन दोनों तीनों का सेम आ गया। AI प्लस AR इज इक्वल टू AT। तो बच्चों इनके एम्पलीट्यूड में रिलेशन होगा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड प्लस इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब तुम ऐसे समझो बच्चों इसको कि जैसे मान लो तुम कंटिन्यूसली जैसे ऐसे ऐसे समझो जैसे तुम यहाँ पे ना कंटिन्यूसली वाटर जेट या कुछ मतलब पानी जैसे यहाँ पे गिरा रहे होते, यहाँ पे एक छलनी होती, ठीक है, यहाँ पे एक छलनी होती, तो कुछ पानी बच्चों इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाता, कुछ इधर ट्रांसमिट हो जाता, ठीक है ना, यहां से आ रहा है कंटिन्यूसली, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो जा रहा है, ये दो चीजें हो रही है। ऐसे ही वेव के केस में होता है, जब भी दो मीडियम सेपरेट हो रहे होते हैं ना, तो जब वेव इंसिडेंट होती है ना, वेव क्या है, वेव इज दी एनर्जी जो आ रही है, एनर्जी जब आ रही होती है ना तो बच्चों कुछ लौट के चली जाती है उसी मीडियम में, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे लाइट वेव, लाइट जैसे वाटर के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे बच्चों तुमने देखा होगा लाइट जब इंसिडेंट कराते हो ना तो कुछ लाइट अंदर पास हो जाती है, कुछ लाइट बाहर निकल जाती है। तो बाहर वाले रीजन में दो लाइट होती है, जो कंटिन्यूसली आ रही है और जो जा रही है, तो बाहर वाले, और ट्रांसमिटेड वाली साइड पे सिर्फ एक ही वेव होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ में आया? अब जंक्शन पे बच्चों में एक रिलेशन और लिखूंगा मैं, जंक्शन पे एक रिलेशन तो बच्चों मेरे पास आ गया इंसिडेंट और इनके एम्पलीट्यूड के बीच में, ठीक है। एट जंक्शन, जंक्शन में बच्चों एक रिलेशन और होगा, पावर जो इंसिडेंट है ना वो पावर ट्रांसमिटेड प्लस का पावर रिफ्लेक्टेड के बराबर होगी। हाँ भाई, जो एनर्जी आ रही है वही तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के बराबर होगी, आने वाली एनर्जी ही दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पावर का जो फॉर्मूला था बच्चों वो था म्यू1 V1 AI का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो बच्चों जंक्शन पे लिख रहा हूं मैं, तो जंक्शन पे ये जो चीज है ना साइन के अंदर वाला फंक्शन, ये जब x की जगह तुम x नॉट पुट कर देते तो सबके लिए बच्चों जंक्शन यही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई V1 x नॉट प्लस का फाई, जंक्शन पे वैल्यू पुट कर दोगे ना इज इक्वल टू, अच्छा ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड वाली बच्चों कौन से मीडियम में होगी, वन वाले में, V1 ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई V1 इंटू एक्स नॉट प्लस का फाइव म्यू2 V2 ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई V1 इंटू एक्स नॉट प्लस का फाइव, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अगर आप यहां से देखो ना तो म्यू1 V1 AI का स्क्वायर माइनस का म्यू1 V1 AR का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू2 V2 ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर, मतलब AI का स्क्वायर माइनस का AR का स्क्वायर, ये म्यू2 V2 डिवाइडेड बाई म्यू1 V1 ए ट्रांसमिटेड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रस्सी में टेंशन तो सेम ही होगा ना, दोनों रस्सियों में ऐसे अगर जुड़ी होती है तो रस्सियों में टेंशन तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन इन बोथ विल बी सेम, टेंशन बच्चा दोनों में सेम होगा। रूट के अंदर टी डिवाइडेड बाई म्यू, तो टी जो आएगा ना बच्चों म्यू2 इंटू V2 का स्क्वायर और ये म्यू1 इंटू V1 का स्क्वायर आएगा। तो अगर तुम यहां से देखो ना बच्चों म्यू2 V2 डिवाइड बाई म्यू1 V1, तो ये V1 बाई V2 के बराबर आ जाएगा, AI का स्क्वायर माइनस का AR का स्क्वायर V1 डिवाइड बाई V2 AT का स्क्वायर, AI प्लस AR
इज इक्वल टू 80 था ऑलरेडी। अगर आप यहां से देखो ना तो इसे इसके वो फैक्टर कर लेना, ए आई माइनस ए आर प्लस ए आई प्लस ए आर। तो ए आई माइनस का ए आर जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी V1 अपॉन V2 इंटू 80। ए आई प्लस ए आर, ए आई प्लस ए आर बच्चों हमारे पास 80 के बराबर ऑलरेडी था। दोनों को ऐड कर दो, या इसमें से उसको माइनस कर दो, तो 2AR जो आएगा ना बच्चों वो 80 V2 माइनस का V1 डिवाइड बाई V2 के बराबर आ जाएगा। तो एक मिनट ना, नहीं, ऐड कर दो इन दोनों को ना, ये कट जाएगा। तो 80 V1 प्लस का V2 डिवाइड बाई V2 2 टाइम्स ऑफ AI आ जाएगा। 80 जो आएगा 2 टाइम्स V2 AI डिवाइड बाई V1 प्लस का V2 के बराबर होगा। ठीक है, ये बच्चों ट्रांसमिटेड वाले का एम्पलीट्यूड होगा। 80 और AI जो होंगे ना बच्चों सेम साइन के होंगे, 80 एंड AI विल बी ऑफ सेम साइन। दोनों बच्चों सेम साइन के रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसा आने वाला वेव होगा ना, ट्रांसमिट होकर जाने वाला वेव वैसे ही होगा। इसीलिए बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट में कोई फेज में डिफरेंस नहीं आता। आपने पढ़ा होगा अगर वेव ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स में, या फिर उसमें पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कि जो ट्रांसमिटेड वेव होती है ना उसमें कोई फेज में डिफरेंस नहीं आता, फेज चेंज नहीं होता। देयर इज नो फेज चेंज इन ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, 80 आ गया बच्चों हमारे पास ना। अब 80 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। ए आर जो आएगा ना बच्चों 80 माइनस का ए आई के बराबर आएगा। ए आई बच्चों मैं कॉमन ले लूंगा, 80 माइनस का ए आई V2 माइनस का V1 के बराबर आ जाएगा, V2 प्लस का V1 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एटी प्लस का 80 माइनस का ए आई। समझ में आया बच्चों ये वाला रिलेशन? तो V2 माइनस का V1 डिवाइड बाई दिस। अब मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं। जो 80 आता है ना बच्चों वो 2 टाइम्स V2 ए आई डिवाइड बाई V1 प्लस का V2 होता है। ए आर जो आता है ना बच्चों V2 माइनस का V1 ए आई डिवाइड बाई V1 प्लस का V2। अब एक चीज ध्यान रखना, रेयर टू डेंसर और लाइट स्ट्रिंग टू हैवी जब भी जा रही होगी वेव, लाइट पे आई गई किस पे, हैवी पे। तो रेयर वाले पे स्पीड ज्यादा रहती है, मतलब V1 ज्यादा होगा V2 से। क्यों? म्यू1 छोटा है ना म्यू2 से। ठीक है, V1 ज्यादा होगा। ए आर एंड ए आई हैव ऑपोजिट साइन। बच्चों जब भी रेयर वाली रस्सी पे वेव आएगी और डेंसर पे जाएगी तो रिफ्लेक्टेड वाली में पाई का फेस चेंज आ जाएगा। मतलब मान लो तुमने एक ऐसी वाली वेव भेजी थी, ये थी तुम्हारी इंसिडेंट,
ये डेंसर है, तो रिफ्लेक्टेड वाली बच्चों उल्टी आएगी ऐसे। ट्रांसमिटेड वाली में बच्चों फेस चेंज कभी आता ही नहीं है, तो वो ऐसी ही रहेगी। ये ऐसी है, इसका ये इंसिडेंट है, जब इसका रिफ्लेक्शन होकर ये दो वेव बनेंगी ना, वो ऐसी दिखेंगी बच्चों, रेयर टू डेंसर। बताइए भाई, ये समझ में आया नहीं आया? कहां पे? यहां पे? देखो यहां पे देखो, ये देख रहे हो तुम, ए आई माइनस का ए आर का, ए आई स्क्वायर माइनस का ए आर का स्क्वायर, वी वन अपॉन वी टू 80 का स्क्वायर था। तो इसको मैंने लिख दिया ए आई प्लस ए आर। ए आई प्लस ए आर की जगह पे मैंने 80 ला के रख दिया होगा यहाँ पे। एक बनेगा ए आई माइनस का ए आर। अच्छा, 80 से एक 80 कट जाएगा, तो अगले पेज में जब मैंने लिखा है ना इसको ए आई माइनस का ए आर, वो एक 80 काट दिया, वो ए आई प्लस ए आर का जो आ रहा था, वी वन अपॉन वी टू 80 आ गया, और ए आई प्लस ए आर तो 80 के बराबर था ही उधर। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये कट जाएगा। तो वी वन प्लस का वी टू डिवाइड बाई वी टू 80 इक्वल टू 2 ए आई। 80 की वैल्यू आ जाएगी 2 वी टू ए आई डिवाइडेड बाई वी वन प्लस का वी टू। ठीक है, अब 80 को वैल्यू को मैंने यहाँ पे ले जाके पुट कर दिया, यहाँ पे ए आर को इधर ही ए आर को इधर रहने दिया, ए आई उधर ले गया मैं। 80 माइनस का ए आई आया ना, 10 माइनस का ए आई कॉमन ले लो, तो 2 वी टू माइनस का वी वन माइनस का वी टू, तो वी टू माइनस का वी वन बचेगा। सही तो लिखा है? सही तो है। आज तो तबीयत ही डाउन लग रही है। चलो, तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि बच्चों देखो, मैंने ये इक्वेशन वाला पार्ट तो बच्चों समझ में आ गया ना, तो मैं इक्वेशन कैसे बनाई। एक तो मैंने जंक्शन पे क्या लिखा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी। मैंने कहा कि लेफ्ट और राइट साइड में y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू yt। अच्छा, x इनमें जो ये जो इक्वेशंस बनाई है ना, मैं x की जगह पे x नॉट पुट कर दिया मैंने ना, यहाँ x नॉट, ये तो कट ही जाएगा, तो यही बचेगा बस। यहाँ x नॉट पुट करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे सिंगल है, तो वो ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा कि साइन का फंक्शन सबके लिए सेम आ जाएगा, तो एक रिलेशन तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन से है। दूसरा बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से, कि जिस रेट से एनर्जी आ रही होगी उसी रेट से ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट होगी। एनर्जी की इक्वेशन कल मैंने तुम्हें बताई थी ना, पावर की, म्यू इंटू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जंक्शन पे लिख रहा हूँ इसलिए बच्चों मैंने कॉस का ये अंदर वाली चीज ना सेम रखी है। वैसे तो मुझे ये रखनी चाहिए, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करनी पड़ेगी बाद में, क्योंकि फंक्शन तो एक्चुअली ये है ना मेरे पास। तो इंसिडेंट पावर लिखूंगा तो साइन आता था, तो पावर वाली इक्वेशन में क्या आया था, कॉस स्क्वायर, कल डेरिवेशन जो किया था, तो कॉस स्क्वायर ऑफ दिस होना चाहिए था, लेकिन मुझे जंक्शन में पता करना है, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करनी है। एक मिनट बच्चों, एक वो पावर वाला रिलेशन लिखा मैंने, वहां से मेरे पास एक आई का स्क्वायर माइनस का एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 80 आ गया। टेंशन दोनों रस्सियों में सेम होगी, दोनों बंधी हुई है एक दूसरे से, बस उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। मेन तो बच्चों काम का ये है, ठीक है, काम की चीजें बच्चों ये आपका, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी यूज हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स में भी यूज हो जाता है, यही सब जगह यूज होगा। सबसे काम की चीज बच्चों ये वाली है। पावर इज इक्वल टू बच्चों, उससे ज्यादा अच्छा है ना कि जो मैंने तुम्हें बताया उसको याद रखो, वो ज्यादा सही है, मतलब ना जो मैंने बताया ना वो ज्यादा सही है।
उसमें आप जो है आंसर जो कर पाओगे, मतलब जैसे मीडियम वाली चीज अलग कर ली मैंने उसमें, ठीक है, और उससे आपस में कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैं वेलोसिटी और टी का रिलेशन तो पता ही है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास ना। ये आ गया हमारे पास। अब मैं बता रहा था बच्चों के डेंसर टू रेयर जा रही हो बच्चों, अगर ये तुम समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे पाई का फेस चेंज आ गया है। तो ये तुम्हें मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ाता हूं मैं ऐसे, कि लाइट जब आती है ना, और अगर ये डेंसर साइड है, ये रेयरर साइड है, तो इसमें रिफ्लेक्टेड वाली में पाई का फेस चेंज आता है, रिफ्रैक्टेड में कोई फेस चेंज नहीं आता। इवन लाइट के लिए भी बच्चों सेम फिनोमेना लगता है। रेयर टू डेंसर जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना बच्चों, पाई का फेस चेंज आ जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाली में पाई का फेस चेंज आ गया। जैसे ये शेप आई तो लौट के रिफ्लेक्टेड वाली ऐसी जाएगी। डेंसर टू रेयर मतलब हैवी स्ट्रिंग से लाइट स्ट्रिंग में जाना। तो हैवी वाली ये हो गई बच्चों, लाइट ही हो गई। तो इसमें तो बच्चों V1 छोटा होगा V2 से, तो रिफ्लेक्टेड वाली भी बच्चों ऐसे ही आएगी, ठीक है, और ट्रांसमिटेड वाली भी ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट, तो जैसे इंसिडेंट है ना वैसे ही रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड। ठीक है, अच्छा, तीसरा फंडा होता है बच्चों स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट एंड। मान लो एक रस्सी जो है ना बच्चों आपने फिक्स कर रखी है, और आपने वेव बना के भेजी इधर। तो बच्चों ये जो है ना, ये इसमें स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, इसका म्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। म्यू टू बच्चों बहुत बहुत बड़ा हो गया म्यू वन से। मतलब ये अगर तुम इसको, इस दीवार को रस्सी की तरह ट्रीट करो, तो इसका म्यू बच्चों बहुत बड़ा हो गया। किससे? रस्सी के म्यू से। इस दीवार का, दीवार का म्यू जो है बच्चों रस्सी के म्यू से बहुत बड़ा हो गया। मतलब V2 बच्चों बहुत ही छोटा हो जाएगा V1 से। तो V2 अगर बहुत छोटा हो गया, ये ऑलमोस्ट बहुत छोटा हो गया, तो देखो AR जो है ना माइनस का AI के बराबर आएगा। रिफ्लेक्टेड वाला माइनस का AI के बराबर आएगा, और ट्रांसमिटेड वाला बच्चों, ट्रांसमिटेड वाले का क्या होगा, अगर V2 बहुत ही छोटा हो गया V1 से, तो पहले तो यहाँ पे V1 बचेगा, और ऊपर V2 है, V1 बहुत बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। तो जो वेव लौट के आएगी ना बच्चों, तुमने बना के भेजी ऐसे, जो लौट के आएगी ना बच्चों रस्सी से, दीवार से, अगर ये ए एम्पलीट्यूड की थी, तो ये भी ए एम्पलीट्यूड की बच्चों लौट के आएगी। ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे लौट के आएगी। ठीक है ना, सेम एम्पलीट्यूड की बच्चों उल्टी होके पाई का फेस चेंज लेके वेव जो है लौट के आएगी। कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? पाई का फेस चेंज आएगा इसमें। ठीक है, अब ऐसे होता है बच्चों फ्री एंड, रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। अब फ्री एंड क्या होता है बच्चों, बेसिकली आप ऐसे एक रिंग टाइप की फंसा देते हो। देखो ऐसा तो फ्री तो छोड़ नहीं सकते इसको एंड को, कि भाई फिर उसमें टेंशन कैसे डेवलप होगा, रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो वेव कैसे चलेगी। तो इधर वाली रस्सी ऑलमोस्ट, अब म्यू टू जो है ना बच्चों बहुत ही छोटा हो गया किससे, म्यू वन से, मतलब V2 अब बहुत ही बड़ा हो जाएगा V1 से। अब जो AR की वैल्यू देखोगे ना वो AI के बराबर आ रही होगी, और AT की वैल्यू देखोगे ना वो 2AI के बराबर आ रही होगी। इन दिस केस जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है ना बच्चों,
इसका अगर एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी ए होगा और इसका बच्चों 2a के बराबर होगा। कुछ बच्चे बताए क्या करते हैं कि वो याद रख लेते हैं कि सर जो पावर होती है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कुछ बच्चों को याद रहता है ये ना, क्योंकि सिमिलर टाइप का रिलेशन हम लोगों ने एसएचएम में भी पढ़ा था। एसएचएम में भी हमने कहा था कि एनर्जी जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो वे में भी कुछ ऐसे रिलेशन आता है। अगर याद हो तो पावर, एवरेज पावर जो आई थी म्यू वन बी वन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं, पर बच्चों ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगाना है फॉर सेम मीडियम। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। वो कहते हैं कि सर देखो, जिस रेट से पावर गई उतना ही एम्पलीट्यूड की लौट के आई, मतलब जो पावर गई वो सारी लौट के आ गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका एम्पलीट्यूड तो डबल हो गया है, मतलब उधर की तरफ 4 गुना पावर जानी चाहिए आने वाली का। तो एनर्जी कहां से कंजर्व करोगे बच्चों? पावर सिर्फ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करती, और भी चीजों पर डिपेंड करती है। म्यू वन पे, वी वन पे, ए स्क्वायर पे, ओमेगा स्क्वायर पे, इन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इन पे भी डिपेंड करती है। तो म्यू वन इंटू वी वन, अब इसका म्यू क्या है बच्चों? 0। तो 0 इंटू वी वन इंटू ए का स्क्वायर, ये वाली पावर 0 आ जाएगी। बेशक इसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से देखो ना बच्चों तो 4 गुना होनी चाहिए, लेकिन म्यू 0 है, तो बच्चों उसमें पावर उधर जाएगी नहीं। जो फ्री एंड है ना बच्चों, उधर नहीं जाएगी, सारी एनर्जी लौट के आ जाती है इसमें। लौट के तो बच्चों इसमें भी आ रही है सारी एनर्जी, लौट के तो इसमें भी आ रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो इसमें भी सेम है। तो अब आप इसमें जस्टिफाई कैसे करोगे सर अंदर एनर्जी गई है क्या? इसके लिए आपको पता होगा कि जो V2 है ना वो 0 है ऑलमोस्ट इसके अंदर ना, इसके अंदर स्पीड ही नहीं है वेव की। तो इसका जब पावर का फॉर्मूला लगाओ ना V2 का, 0 हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिक्स वाले में। ये ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा ना। सर वो जो 2A वेव का वो मीडियम में ट्रांसमिट होगी ना, उधर मीडियम है ही नहीं ना। अगर मान लो बिल्कुल सुपर लाइट तुमने रस्सी बना दी होती ना, सुपर लाइट, तो उसका शेप दिखाई देगा, तो दिखाई देगा ऐसा शेप, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं जा रही है, ध्यान रखना। मतलब बेशक वहां पे वेव का शेप ऐसा दिखाई देगा, सुपर लाइट मतलब 0 मास की अगर एक रस्सी बना भी दी तुमने, तो बच्चों इस तरीके की वेव दिखाई देगी वहां पे, लेकिन उसमें एनर्जी, वो एनर्जी कैरी नहीं कर रही होगी, एनर्जी होगी नहीं उसके पास। क्यों नहीं होगी एनर्जी उसके पास? क्योंकि उसका म्यू 0 है, तो पावर के फॉर्मूले में म्यू आता है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई? ओके, म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर बच्चों इसकी एवरेज पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये होता है बच्चों पूरा जंक्शन वाले फंडे। अब इसका एक क्वेश्चन होगा, रुको ना 1 मिनट में कर पाता हूँ ना इसमें।
मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें। जैसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। तो the sinusoidal wave y at x comma t is equal to ym sin kx minus का omega t that is incident on the fixed end of a string at x equal to l. The reflected wave is given by, रिफ्लेक्टेड वाली कितनी की होगी, रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन बतानी है आपको ना इसमें। करें भाई, सॉल्व करें इस वाले को। चलो बच्चों, ये जो फिक्स एंड है ना वो है x इक्वल टू एल पे, ठीक है। एक वेव आ रही है इधर की तरफ और उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है कि x माइनस का ओमेगा टी दे रखी है, वैसे यहाँ पे आएगी। तो एक तो पहले फिक्स एंड है, तो मुझे a रिफ्लेक्टेड जो है ना ये पता है कि वो माइनस का वाई एम के बराबर होगा, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है। a रिफ्लेक्टेड जो है ना वो माइनस का वाई एम के बराबर होगा। अब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है मुझे, a रिफ्लेक्टेड एट एनी एक्स एट एनी टाइम t, तो हम उसे लिखेंगे a एट x इक्वल टू 0 एट t माइनस का l डिवाइड बाई v। जो भी काम t इक्वल टू 0 पे हो रहा होगा ना बच्चों, वह x इक्वल टू 0 पे जो हो रहा होगा तो पहले यहां तक आएगा, फिर लौट के जाएगा तो प्लस का l माइनस का x डिवाइड बाई v। ये होगा या नहीं होगा बच्चों? अच्छा, y एट x इक्वल टू 0 क्या है बच्चों? बेसिकली वो है वाई एम, एक्स 0 रख दो बच्चों, साइन माइनस का ओमेगा टी।
या माइनस का वाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है बच्चों इंसिडेंट वाले की इक्वेशन x इक्वल टू 0 पे। अब रिफ्लेक्टेड वाले की इक्वेशन जब लिखूंगा ना, तो मैं यहाँ पे ना बच्चों उसका रिफ्लेक्टेड वाले का एम्पलीट्यूड है वाई एम, इसको अलग से कर दूंगा इनटू साइन माइनस का ओमेगा, टी की जगह पे रखूंगा बच्चों ये चीज टी माइनस का 2l डिवाइड बाई वी प्लस का x डिवाइड बाई वी। तो वाई आर आएगा बच्चों मेरे पास माइनस का वाई एम साइन, अच्छा माइनस का ओमेगा टी को अलग कर लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा, नहीं यहाँ तो माइनस ही आएगा ना, फिर टी माइनस का 2l बाई वी प्लस का, सही है, पहले वाला ही सही था। ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास माइनस का ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का के इंटू 2l। अब इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूंगा ना, तो वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स माइनस का 2kl। दिस विल बी द आंसर। बच्चों कहानी वही है, x इक्वल टू 0 को देखना है, मतलब एम्पलीट्यूड, बात एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वाले के हिसाब से रखना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो भी रिफ्लेक्टेड वाले के, जैसे माइनस का वाई एम रखा है मैंने ए आर की जगह पे, लेकिन x इक्वल टू 0 का देखो, फिर ये देखो कि रिफ्लेक्टेड वाले में मुझे टी में से कितना माइनस करने की जरूरत है। अब्दुल ने सी वाला भी बोला, ए वाला भी बोला है, बी वाला भी बोला है, डी वाला नहीं बोला इसने। हाँ, तो ये समझ में आया बच्चों कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला वाला करो जल्दी से फिर एक और। इक्वेशन बनाने का तरीका वही रहेगा बच्चों ना, कि आपको x इक्वल टू 0 पता करके फिर वो t माइनस का, बस रिफ्लेक्टेड में देख लेना कि किसी भी x पर बात कर रहे हो ना, वो मतलब
पहले वो वहां तक जंक्शन तक गई है, जंक्शन से लौट के आई है वो वेव। अच्छा तुमने देखा कि अपने आप इसने अपने अपन को ना साइन वाइन का कोई लफड़ा नहीं रखा। अपने आप देखो ओमेगा टी प्लस का के एक्स आया, तो हमें ये भी पता था कि जो आने वाली वेव है उसमें दोनों का साइन अपोजिट है, तो मतलब दिस वाज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मान लो पॉजिटिव एक्स इधर माना, तो रिफ्लेक्टेड वाली ऑब्वियस बात है नेगेटिव में जाएगी। तो देखो दोनों का साइन एक ही आया है। ये ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है बच्चों इस तरीके के। बताओ भाई जल्दी से इस वाले को सॉल्व करो। आया भाई आंसर किसी का?
डी ऑप्शन आ रहा है। चलो, तो इन्होंने बोला बच्चों कि अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, म्यू दे रखा है आपको, म्यू इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम पर मीटर के बराबर, इज स्ट्रेस्ड टू अ टेंशन ऑफ 500 न्यूटन। ठीक है। A transverse wave of amplitude 10 mm and the lambda is this is traveling in the string. The string is joined with another of this. The fraction of average power carried by the wave in the first string to the transmitted in the second string. तो ये P transmitted divided by P incident पूछ रहे हैं बच्चों। बच्चों अगर मैं P reflected divided by P incident पता कर लूं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों एक ही रस्सी पे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकता हूं ए आर का स्क्वायर डिवाइड बाई ए आई के स्क्वायर से। आप बोलोगे सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए टी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए आई का स्क्वायर? नो, क्योंकि इन दोनों को दोनों अलग अलग रस्सियां हैं। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रिंग पे बात हो रही है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को नहीं लिख सकता, लेकिन सेम स्ट्रिंग पे सेम मीडियम है, मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं। तो मैं रिफ्लेक्टेड का परसेंटेज पता कर लूंगा कितनी रिफ्लेक्ट हुई, बाद में मुझे ट्रांसमिटेड एनर्जी भी पता लग जाएगी। अच्छा, V1 जो है ना बच्चों, अब मान लो अगर मैंने V1 को जैसे ये इसका मास पता है म्यू कितना है बच्चों, इसका 0.8, तो इसके म्यू का ये 4 गुना है। तो बच्चों जो अगर मैं V2 को V मानूं तो V1 पता है 2V के बराबर होगा। रूट के अंदर टी बाई म्यू होता है, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो सेकंड वाली की स्पीड कम होगी और पहले वाले की बच्चों 2 टाइम्स होगी। अच्छा, ए आर जो होता है ना बच्चों, वो V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस का V1 होता है इंटू ए आई। इसको लाके पुट कर दो बच्चों, तो ए आर डिवाइड बाई ए आई जो होगा ना बच्चों, वो 1/3 के बराबर आ जाएगा। मतलब P रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई P इंसिडेंट जो होगी ना, वो 1/9 के बराबर आ जाएगी। तो ट्रांसमिटेड कितनी हुई होगी बच्चों? 8/9 के बराबर। दिस विल बी द आंसर। 1/9 एनर्जी बच्चों रिफ्लेक्ट हुई है। तो बच्चों कभी भी ट्रांसमिटेड के बारे में पूछा जाए ना, तो तुम रिफ्लेक्टेड वाली डायरेक्ट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल करके निकाल सकते हो। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? V1 और V2 कैसे लिखा? वो तो वो तो इजी है। अरे रूट के अंदर t डिवाइड बाई म्यू वन होगा, रूट के अंदर t डिवाइड बाई म्यू टू होगा, V1 अपॉन V2 जो है रूट के अंदर म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन होगा, तो 0.8 डिवाइड बाई 0.2 2 के बराबर आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V2 होगा। तो V2 को मैंने V मान लिया, तो V1 2V के बराबर आ जाएगा। डन 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 डन, बोलो रे, आया समझ? यस, टेंशन वाले से भी कर सकते हो तुम ना, टेंशन सेम करके भी कर सकते हो। दोनों रस्से बंधी हुई है ना एक दूसरे से, तो टेंशन से भी कर सकते हो। डन बच्चों? ओके, सो अब बात करते हैं बच्चों सुपर पोजिशन ऑफ वेव। वैसे तो सुपर पोजिशन हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव बच्चों, ठीक है। टाइम पे आने का बेनिफिट तो होता है। देखो टॉपिक काफी खींच दिया हमने। सो बच्चों अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स पहले दिखाता हूं, ठीक है। मान लो कि एक रस्सी पे दो वेव आ रही है, एक है बच्चों ये वाली ऐसे आ रही है,
एक मान लीजिए बच्चों ये वाली, ये ऐसे आ रही है। बताओ बच्चों कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद मान लो ये यहां आ गई और ये वाली बच्चों यहां पे आ चुकी है। देखो पर बच्चों तुम्हें पता नहीं, रस्सी जो है ना, रस्सी, अब रस्सी ऐसा तो हो नहीं सकता कि रस्सी का ये वाला पार्टिकल यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो क्या करेगा बच्चों, इनके रिजल्टेंट के हिसाब से पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो देखो इस वाले रीजन में कितनी वेव है? एक। इस वाले रीजन में कितनी वेव है? एक। अकेली वेव है तो रस्सी का पार्ट, रस्सी ऐसे हो जाएगी यहाँ पे ना, यहाँ तक। अब इस वाले रीजन में देखो कि इस वाले रीजन में दो वेव है, इस वाले रीजन में ना, यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन में ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला बराबर हो जाएंगे, तो उस टाइम पे रस्सी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। अरे ये वाली रस्सी, ये वाली वेव कह रही है कि भाई तू इस मेरे हिसाब से शेप बना, नीचे वाली कह रही है इस हिसाब से। तो दोनों का जिस रीजन में दो वेव होंगी वहां पर तुम्हें सुपरपोजिशन कराना पड़ेगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। अब इस वाली जगह पे बच्चों रस्सी ऊपर वाली वेव के अकॉर्डिंग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आके बच्चों यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाले, इसके आगे बच्चों इस वाली रस्सी की चलेगी और रस्सी की शेप बच्चों ऐसी हो जाएगी, येलो वाली नहीं होगी, व्हाइट वाली होगी रस्सी की शेप। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब दोनों वेव एक दूसरे के कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगी, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों एक ही जगह पर पहुंच गई होंगी जब। अब पता है रस्सी क्या करेगी? अगर मान लो इनके एम्पलीट्यूड बराबर है, इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग उतना ही पॉजिटिव, तो रस्सी सीधी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, शेप ऑफ स्ट्रिंग। सो बच्चों जब भी एक रस्सी पे दो वेव चल रही होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग फोर्स ऑक्सीलेट कराना चाह रहे हैं, तो वो उन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इससे भी धांसू। अब की बार जो हमारा एग्जांपल है बच्चों, दैट इज, मान लो बच्चों एक ऐसी वेव है और एक है बच्चों ये वाली। ये वाली वेव इधर आ रही है बच्चों, ये वाली इधर आ रही है। थोड़ी देर बाद बच्चों मान लो ये इसके अंदर आधी एंटर कर गई, आधी एंटर करवा देते हैं, ठीक है, इस वाले के अंदर और नीचे बनाते हैं। तो जब ये आधी इसके अंदर एंटर कर जाएगी ना, तो आधी एंटर कर गई है। तो अब बच्चों रस्सी का ऐसे थोड़ी हो सकती है कि आधी इसके हिसाब से आधी इसके हिसाब से हो, मतलब ये वाला पार्टिकल दो जगह थोड़ी हो सकता है। बच्चों पता है यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पार्ट तो रस्सी का ऐसे होगा सीधा, यहाँ तो वेव ही नहीं है। जितनी जगह में एक वेव है ना, वहां तक तो रस्सी ऐसे रहेगी एक वेव के हिसाब से। अब यहाँ पे बच्चों ये देखो, उस इस वाली वेव की वजह से तो ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका बढ़ता जा रहा है बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पहुंच गया। अब इससे आगे बच्चों कौन सी वेव है? ओनली ये वाली। व्हाइट वाली जो शेप है ना बच्चों, ये होगी। तो जब भी एक जगह पे दो वेव होंगी ना बच्चों, तो इस तरीके की कहानी बनेगी। और जैसे
जब ये बच्चों कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब क्योंकि दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, ठीक है। जब ये कंप्लीटली एक ही जगह आ जाएंगी ना बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो कोई वेव है ही नहीं, तो रस्सी ऐसे होगी व्हाइट कलर की। इस वाले रीजन में बच्चों दो वेव है, तो ये देखो यहाँ पे ये होने के बाद अब ये वाली यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो येलो वाली शेप नहीं होगी बच्चों, ये व्हाइट वाली शेप होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। और फिर बच्चों ये एक दूसरे में से निकल के चली जाएंगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, और थोड़ी देर बाद ये वाली जो शेप है ना बच्चों, ये वाली इधर मिलेगी तुम्हें, मतलब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सही है ना पूरा। थोड़ी देर बाद बच्चों इसकी रस्सी की शेप पता है कैसी होगी, ये यहाँ तक, ये वाली। और फिर थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, ये कहेगी कि हम अपने रास्ते चल दिए, तुम अपने रास्ते चले जाओ। कैसा लगा बच्चों ये डायग्राम? अब तुम्हें समझ में आया कि जब एक ही रस्सी पे दो वेव होती है ना बच्चों, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों फिर अपन थोड़ा ना, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम होता क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में बात कर लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल resultant displacement of a particle, resultant displacement of a particle due to two or more than two wave is the resultant vector sum of displacements produced by two or more wave। तो ये तो बताया ही बच्चों मैंने आप लोगों को कि
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा, जितनी भी वेव है ना उन सब के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो। The wave can pass through each other. The wave can pass through each other without being modified. This is unique property of the wave. This is unique property of wave. इसे बच्चों हम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव बोलते हैं। यही यूनिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों वेव की। टू वेव कैन पास थ्रू ईच अदर विदाउट बीइंग मॉडिफाइड इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता बच्चों, पार्टिकल्स का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एक दूसरे से टकराते ना वो तो, लेकिन वेव बच्चों एक दूसरे के अंदर से पास हो जाती है। हाँ, पासिंग के दौरान उनका मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन बात होता है बच्चों पास एक दूसरे से इस तरीके से हो जाएंगी। बच्चों जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है ना, थोड़े से सुपरपोजिशन के ना तो मैं फील करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स मान लो एक वेव दे रखी है बच्चों तुम्हें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, दूसरी भी दे रखी है बच्चों तुम्हें ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। मान लो ये दो वेव दे रखी हैं, इनका इनका दोनों वेव का क्या मतलब है बच्चों, दिस इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज आल्सो ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मान लो तुम ज्यादा से ज्यादा इसमें a1 और a2 हो सकता है, दे बोथ आर ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा तुम देख रहे हो दोनों का फेस सेम है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर तुम इनकी अगर शेप बनाओगे, मान लो तुमने इनकी शेप बनाई, तो पहले तो मुझे बताओ कि इसकी शेप कैसी बनेगी। इसकी शेप पता है बच्चों, अगर ये वाली वेव है ना इस तरीके की, इसकी शेप ऐसी बनेगी। अब बोलो सर आपने ऊपर से क्यों नहीं बनाई, ये तो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन है। तो मैंने इसमें पहले चेक कर लिया कि x इक्वल टू जीरो जैसे मैं पुट करूंगा ना, y एट x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल, अच्छा ये t इक्वल टू जीरो पे बना रहा हूँ मैं शेप ना, y एट x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू, क्योंकि हमेशा y और x का ग्राफ किसी टाइम पे बनाना पड़ता है। इसको अगर तुम देखोगे ना बच्चों ये जीरो आ रहा होगा, लेकिन जब वेलोसिटी देखोगे ना x इक्वल टू जीरो की एट t इक्वल टू जीरो, अगर आप इसकी वेलोसिटी देखोगे तो वो a ओमेगा के बराबर आ रही होगी, मतलब पॉजिटिव आ रही होगी। वेव अगर इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी अगर तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, तो बच्चों तुम्हें ऐसी शेप बनानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद पता है वेव कैसी दिखेगी, समझ गए ना। दिस विल बी मूविंग अपवर्ड इफ यू कंसीडर दिस शेप। अगर तुमने उल्टी कंसीडर की होती ना तो ये नीचे जा रहा होता, फिर ये इक्वेशन नहीं होगी उसकी। ठीक है। अच्छा दूसरी वाली भी बच्चों यहीं पे एक जैसी बनेगी, दोनों का वेवलेंथ वगैरह भी सेम है। अब अगर मैं दूसरी वाली वेव बनाऊं ना, तो मान लो वो A2 एम्पलीट्यूड की है, ऐसी बनेगी यहाँ पे। तो ये दो ऐसी वेव थी बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, और बस इनके बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट थे, ठीक है, लैम्डा वैम्डा सब सेम थे। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा ना बच्चों, रेड वाली का मान लो एम्पलीट्यूड A2 के बराबर, तो रिजल्टेंट पता क्या बनेगा, ये होगा इनका रिजल्टेंट वेव।
रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा ना बच्चों, ये A1 प्लस का A2 के बराबर होगा। इस रेड वाली का जो होगा ना बच्चों, ये A2 के बराबर होगा। येलो वाली का जो होगा बच्चों, A1 के बराबर होगा। A1 A2 और A1 प्लस का A2 ये बन जाएगा। दोनों वेव बच्चों इधर की तरफ जा रही थी। तुम समझ रहे हो, हर जगह पर क्या कर दिया बच्चों मैंने, बस डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे A1 है, उसका A2 है, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा ये वाली हाइट। डर यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अच्छा, एक मजेदार चीज और बना के बताता हूँ मैं आपको ना। ये क्या है, कभी मान लो y इक्वल टू तुम्हें एक इक्वेशन दी a sin ओमेगा टी, a sin kx माइनस का ओमेगा टी, ये इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। एक दी बच्चों z इज इक्वल टू a sin kx माइनस का ओमेगा टी। अब इनका क्या मतलब है? आपसे बोला कि इनकी रिजल्टेंट वेव क्या होगी। एक ही रेसिपी आपने दो वेव भेजी, पहले तो देखो इसका मतलब क्या है। पहली वाली वेव जो है ना बच्चों, दैट इज लाइक दिस, वाई एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स और ये वाई। और जो दूसरी वाली वेव है ना बच्चों, दैट इज लाइक दिस, वाई जेड प्लेन में, मतलब एक्स जेड प्लेन में। देखो यहाँ पे x है ना, तो दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ भी x है तो बच्चों पॉजिटिव x डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में हो रहा है। पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे होंगे, ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर, इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तुम समझ गए? एक रस्सी की एक वेव की वजह से रस्सी होनी चाहिए एक्स वाई प्लेन में, दूसरे की वजह से होनी चाहिए एक्स जेड प्लेन में। तो बच्चों पता रस्सी क्या करेगी? रस्सी उनके रिजल्टेंट के हिसाब से इस बीच वाले प्लेन में होगी। इसको कैसे बनाऊं? रस्सी बच्चा 45 डिग्री पे होगी, और जो अब जो बनेगी ना इक्वेशन, √2a भाई, एक की वजह से एम्पलीट्यूड ए इधर होना चाहिए, दूसरी वजह से इधर होना चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? √2a के बराबर। रस्सी √2a तक जाएगी बच्चों, इधर बाहर ना √2a तक। समझ में आया? खैर ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमें इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी वैसे ना। स्टैंडिंग वेव तो स्टार्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, आपका जो होमवर्क है बच्चों, दैट इज, मैंने सी सेक्शन ऑलरेडी आपको दे रखा है। डी सेक्शन बच्चों कंप्लीट करना है अब आपको ना। चालीस तक, ठीक है। 40 तक बच्चों आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 1।
अब एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। शायद पहले 6 क्वेश्चंस में दे चुका हूं आपको ना। बाद बाकी अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो 40 तक बच्चों आप जो है एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करोगे, ठीक है। सर एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव है तो नीचे से स्टार्ट क्यों होगा ग्राफ? पिछले वाले क्वेश्चन में इट इज नॉट अबाउट द एम्पलीट्यूड। अरे वो तो मैं पिछला वाला जो बना रहा था ना यार, वो एक पल्स के लिए दिखा रहा था कि अगर एक पल्स आ रही होती तो उसका अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो अगर किसी का नेगेटिव आया तो मैं उसको नीचे से बनाऊंगा। इसमें तो मैंने, ये तो वेव है ना यार, इसका फोटो खींचा है हमने किस टाइम पे t इक्वल टू 0 पे। तो मैंने ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल पकड़ लिया, मैंने देखा t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है, सही बात है। फिर मैंने ये देखा कि अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे ना तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी होती है a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस का kx, ये होती है वेलोसिटी। तो जब मैंने इसमें t और ये 0 रखा तो ओमेगा के बराबर आया वेलोसिटी। तो मतलब मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी ताकि ऊपर जाता हुआ दिखे। अगर तुम इसको ऊपर से बनाते ना तो थोड़ी देर बाद ऐसी बनती रस्सी, तो मतलब ये नीचे जा रहा होता। तो ये मत समझना कि इसकी इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx। नो, ये इसकी इक्वेशन नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को गलत पता होता है ये। इसकी इक्वेशन नहीं, अगर इधर जा रही है तो ये इक्वेशन नहीं होगी इसकी। इसके अकॉर्डिंग तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर तुम थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो वे वैसे हो जाएगी, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये गलत है, ये ध्यान रखना। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। 40 तक आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। कल मैं तुम्हें स्टैंडिंग वेव कंप्लीट करा दूंगा, स्टैंडिंग वेव और वो जो रस्सी दोनों एंड पे फिक्स होते हैं ना, वो वाले केस। आज बच्चों आपका शीट का डिस्कशन है एसएचएम की का, ठीक है। एसएचएम का डिस्कशन आज रखेंगे अपन जो है 12:15 बजे, ठीक है। मैं लगा देता हूँ क्लास।